भाई अपन ने न्यू देख लिया कि सरकार हमारे लिए के काम करने लाग रही है, क्या हमने चाहिए था, हमारी जिंदगी किस तरफ जाने लाग रही है और हमारा फर्ज के है। बच्चों कर चल रहा है जो ठीक तो चल रहा हो, फिर तो ना मेरी जरूरत भाई ना आप लोगों की जरूरत, फिर तो किसी की जरूरत नहीं। जो चल ठीक रहा हो तो, और जो ठीक ना चल रहा हो तो फिर अपन इस बारे में कोशिश करनी पड़ेगी कि वो ठीक क्यों कर चलेगा, क्योंकि अपन वो प्रयास तो अपन करने पड़ेंगे ना। जब अपने हालात ठीक हो, अपने बालका खातर, अपने बच्चों की लड़ाई तो अपन लड़नी पड़ेगी। और कौन लड़ेगा हमारे बालका की लड़ाई हमारे खातर? भाई हमारे बच्चों की लड़ाई मन नहीं चला गया है, अपन खुद लड़नी पड़ेगी और कोई नहीं लड़ेगा। मतलब यो मान के चलो जय इस देश का नेता हमारे खिलाफत हो जाए, जिस देश का नेता जब हमारे खिलाफ हो जाए, फिर आप किसके जाके लागेंगे भाई? किस तो पूछ जाएंगे? कौन है जो मार तो पूछेगा? कौन है जो हमारे लिए सवाल उठा होगा? या रेल आ गई तो भाई पहले तो न्यू देख लो कि इनके के फर्ज होया करे और वह फर्ज ये ठीक निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं। जब ये ठीक तो ना कर रहे हो, फिर हमारा फर्ज है अपने नुमाइंदे ने यो समझाने का भाई तू गलत कर रहा है और तन्ने यो काम नहीं करना चाहिए। जैसे अब होता क्या है, सरकार क्या होती है? सबसे पहले तो अपन निबेरा होना चाहिए सरकार क्या हुआ है। सरकार होया अगर हमारे नुमाइंदे, हम बताओगे उन तय के काम करना है और वो हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आजकल भाई उदाहरण के तौर पे आजकल किसान आंदोलन चला हुआ है, हर एक गांव में एक कमेटी बन रही है। वह कमेटी बताओगी कि वह क्या ट्रैक्टर जाओगे, कितना कितना रुपया हिस्से में आओगा, कौन ड्राइवरिंग करेगा, कौन उड़े जाके संभालेगा, किसके हिस्से दूध है, किसके हिस्से चाह, किसके हिस्से लस्सी है, किसने पैसे इकट्ठे करके लाने हैं। तो जब यो सारा कमेटी निर्णय ले ले, उसके बाद काम करने वाले लोग हैं, न्यू सरकार होया करें। सरकार हमारे चुने हुए लोग हैं, जो वे करन लाग रहे हैं उसका यो मतलब है कि हमने बता रखा उन तनु करना है, और जय हुए वो काम ना कर रहे हो जो हमने बता रखा हो, या वो काम कर रहे हो जो हमने ना बता रखा हो, तो हमारा फर्ज है उनने सीधा करना, उन तक बताना कि ना भाई यो काम नहीं चलेगा, यो ड्रामा नहीं चलेगा। हमारा नुमाइंदा है तो जो कराम कहेंगे हमारे हिसाब से पॉलिसी बनेगी, हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से चलेगी, ना कि तेरे हिसाब से। सरकार मालिक नहीं होया करती, सरकार नौकर होया करे, उसने उस नौकरी के पीछे मिला करे और 5 साल हमारे लिए काम करा, उसके बदले में उसने जिंदगी भर पेंशन मिला करे, सारे अस्पताल में फ्री उसका इलाज होया करे, सारी जगह उसकी सीट रिजर्व होया करे, सारे सरकारी रेस्ट हाउस में उनके लिए कमरे बुक होया करे। तो न्यू ना मानियो कि भाई वह फ्री में काम करे हैं, तनख्वाह ले हैं बकायदा और हमारे नौकर हैं वे। और प्रधानमंत्री ने यह बात आंदे कही थी, हालांकि वह बात जवाहरलाल नेहरू की कई हुई बात की नकल थी कि मैं प्रधान सेवक बना लो मने। कदे चौकीदार बने था, कदे प्रधान सेवक बने था, क्योंकि वो बताव था कि असलियत में तो मेरा फर्ज जो है वो यो है चौकीदारी का है कि थारी जो संपत्ति है, तारा जो जितना भी इस देश के अंदर अमला है, उसकी रक्षा करना मेरा काम है और उसको बढ़ाना मेरा काम है। हमारे बालका की जिंदगी को बेहतर बनाना मेरा काम है, उसका, प्रधानमंत्री का, या जो भी पॉलिसी मेकर है, चाहे मेंबर पंचायत से लेकर के फिर चाहे ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है,
या विधान परिषद है, विधान सभा है, लोकसभा है, जितने भी जो भी आपके पास ऐसे तंत्र हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका पर्पस है हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना। और हम एक आदमी चुनकर वहां भेजते हैं, हमारा नुमाइंदा के इस एरिया के इतने लोगों का ये नुमाइंदा है। हर लेवल पे अपने पोस्ट बनी है, चाहे एमएलसी का अलग खेल है, एमएलए विधानसभा के लिए अलग है, विधानसभा और जिला परिषद का अलग है कि इतने गांवों के जिला परिषद के ये काम हिस्से में आए और इनको करने के लिए किस तरह से होगा, वो जिला पार्षद चुना जाएगा। इसी तरह से ब्लॉक समिति का मेंबर चुना जाएगा, इसी तरह से ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का मेंबर चुना जाएगा। तो ये जो काम होते हैं, ये हमारी इजाजत के बिना अगर हो रहे हैं तो गलत हो रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए, क्या पिछले 7 सालों में जो हो रहा है वो सही हो रहा है? अगर वो सही तो हो रहा है और आप चाहते हो कि वही हो, फिर तो ठीक है, फिर इससे आगे की वीडियो आपके काम की नहीं है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका नेता आपकी बड़ी कॉपी होता है या आप अपने नेता की कॉपी होते हैं। अगर आपका नेता तड़ी पार है, अगर आपका नेता आदमखोर है, अगर आपका नेता ऐसा है जिसकी कुर्सी लाशों के ढेर पे रखी है, तो इसका मतलब आप सैडिस्ट हैं। अगर आपका नेता अच्छे काम करने वाला है, तो आप दुनिया की भलाई चाहते हैं। यकीन करिए, आप यकीन मानिए, आज के वक्त जो आदमी किसी तड़ी पार को अपना आका मानता है, किसी ऐसे आदमी को अपना नेता मानता है जिसकी कुर्सी लाशों के ढेर पर है, वो आदमी अपने आसपास के लोगों को दुखी देख करके बहुत खुश होता होगा। नहीं तो वो जिंदगी में किसी ना किसी के प्रति जहर उगलता ही होगा, चाहे किसी जात वाले के प्रति उगलेगा, चाहे किसी धर्म वाले के प्रति उगलेगा। ये तय है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका नेता आपने चुना ही ये सोच करके है कि आप कैसे हो। आपको ये समझना होगा, क्या आप सचमुच वैसे हो? क्या आप सचमुच वैसे बनना चाहते हो? क्या आप अपनी औलाद को अपने के जैसा देखना चाहते हो, या इसी हालात में जिंदगी गुजारना चाहते हो उसकी, या उससे कुछ बेहतर करवाना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा खुशी खुशी रहे, अगर आपका बच्चा शांति से रहे, प्रेम से रहे, अपने आसपास के लोगों के बीच सुरक्षित महसूस करे, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चे के लिए आपको सुरक्षित महसूस हो ये समाज, क्या आप ऐसा चाहते हो कि आपको हर समय इसी बात का डर लगा रहे कि मुझे हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा? क्यों हम ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते? क्यों हम ऐसा समाज नहीं बना सकते कि मैं हूं या ना हूं, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे? कम से कम पीछे से जो भी लोग हों वो कम से कम इसकी रोटी का, रोजी रोटी का इंतजाम तो कर ले। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, तो बाकी बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम कहां हो रखा है? तो क्यों नहीं हो रखा? बड़ा सवाल यह है कि क्यों नहीं हो रखा। और इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो हम पिछली सरकारों को कोसते रहें, या मौजूदा सरकार से सवाल पूछें। इसके अलावा एक तीसरा रास्ता भी निकल के आता है कि हम कुछ ऐसा करें कि कुछ बेहतर हो इससे जो हो रहा है। क्योंकि पिछली सरकारों को हम देख चुके हैं, मौजूदा सरकार को 7 साल से देख रहे हैं, और आने वाली सरकार के लिए हमारे पास कोई निश्चित प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या ये ऐसे जो चल रहा है ऐसे ही चलते रहें, या इस पॉइंट को, इस बिंदु को, या इस कार्यक्रम को, इस घटना को और इस जो हो रहा है इसको समझने की कोशिश करें? आपको समझना बहुत जरूरी है, आप अपना नेता चुनते कैसे हैं, उसके चुनने की प्रक्रिया कैसी है। क्या वो आपने चुना है या आपको मजबूर किया गया है उसे चुनने के लिए? जैसे कुछ डायलॉग्स मैं आपको बताता हूं कि भाई सारे एक जैसे हैं, इससे तो ये बढ़िया है, ये जात का जीतेगा, इस धर्म वाले की ज्यादा वोट है, इसको देके क्यों वोट खराब करनी? वोट खराब करने वाला खेल,
जात धर्म के नाम पर वोट देने वाला खेल। देखते हैं कौन ज्यादा पिलाएगा, देखते हैं कौन क्या करेगा, हमारी गली कौन बनाएगा, हमारे लिए सड़क कौन बनाएगा। ये वाली सड़क जो बनाएगा हम तो उसको वोट कर देंगे। एक सड़क हम ये देख ही नहीं पाए कि वो सड़क बनवाना हमारा काम नहीं था, हमारा काम था उससे इस तरह की पॉलिसीज बनवाना, इस तरीके की पॉलिसीज बनवाना कि आने वाले वक्त में सड़कें भी समय पर बनती रहें और जो सड़क बनी हुई है उसका रखरखाव भी ठीक से हो पाए। आपको ट्रेन दिखाते हैं क्योंकि अभी पीछे से ट्रेन आएगी टनल में से निकल करके, और वो लोग मेरे ख्याल से समझेंगे इस पॉइंट को कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है। हो सकता है कि वो हमें नोटिस भी करें और हम भी उनको नोटिस करें। तो ये गिम्बल का बड़ा फायदा है कि अपने आप से वो जब मैं इधर होता हूँ तो वो इधर हो जाता है, अपने आप से इधर। मैं सिंगल हैंडेड इसको हैंडल कर रहा हूँ। और देखिए आप आवाज़ तेज हो गई होगी, पर अभी मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ कि ये कितना कारगर है अगर हम इसकी आवाज़। ये आप देख सकते हैं, आप देखिए ये आई है ट्रेन, निकल के आई है। अगर हम अपने नेता से ऐसी पॉलिसी नहीं बनवा पाए कि जिससे आने वाले वक्त में सड़कें बनती रहें, और अगर कोई सड़क खराब हो जाए और उसकी वजह से किसी की मौत हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो उसका मुआवजा भी समय पर मिलता रहे, तो हम एज अ वोटर फेल हुए हैं। अगर हम अपने नेता को, अगर हम अपने प्रतिनिधि को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर पाए कि वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाए, अगर हम अपने अधिकारी को, किसी अधिकारी को जाकर के हम अपनी सवाल पूछते हैं, हम अपनी समस्या बताते हैं, और वो अधिकारी अगर हमारी बात नहीं मानता है, तो समझिए एक वोटर के तौर पे हम फेल हुए हैं। आप अपनी व्यवस्था को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक आप इस बात को नहीं मानते कि आप में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती है या मौजूदा व्यवस्था में कोई ना कोई गलती है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी भी आदमी को हमने चुन लिया और चुनने के बाद वो हमारे लिए पॉलिसीज ठीक बनाएगा? हम ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो आदमी आपके लिए पॉलिसी बनाएगा बिना प्रेशर डाले? और आप ही के बीच में सोसाइटी के अंदर ये बात भी मशहूर है कि बिना रोए तो मां भी दूध नहीं देती। तो फिर आप उसके ऊपर अंधा भरोसा कैसे कर सकते हैं, स्पेशली तब जब वो आपने चुना हो? अपने नुमाइंदे से सवाल तो ज्यादा जोर से पूछना चाहिए अपने को। अपने नुमाइंदे को ऊपर तो हमारा ज्यादा अधिकार होना चाहिए, और अगर वो हमारा फेवरेट है तो और ज्यादा होना चाहिए। तो आप एक वोटर के तौर पे फेल होंगे तो आपका नेता एक नेता के तौर पे 100% फेल होगा। ये आपके ऊपर है कि आप कितने जागरूक सिटीजन हैं, कितने जागरूक नागरिक हैं इस देश के, जिससे आप अपने नेता को टोज पे रख सकें और उसको ये पता हो कि मेरे जो वोटर है वो क्या कहेंगे, मेरे देश की, मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे। अगर उसको इस बात का डर नहीं है तो आप एक कमजोर नागरिक हैं, आप एक कमजोर वोटर हैं, और इस कमजोरी का फायदा वो लोग उठाएंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, आपके ऊपर जुल्म भी करेंगे, आपकी जिंदगी को बदतर बनाएंगे, आपके बच्चों को शिक्षा भी नहीं देंगे, आपके बच्चों को नौकरी भी नहीं मिलेगी, रोजगार भी नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को सुरक्षा भी नहीं मिलेगी, और आप इस सब में उससे सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि वो आपको इतना कमजोर कर देगा कि आप सवाल पूछने की हालत में ही नहीं आएंगे। आपके ऊपर है आप कितना मजबूत होकर के लड़ते हो। चंद लोग हैं, चंद लोग, 600 लोग होंगे ना। एक आदमी की सुरक्षा में 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं। 600 गुना 100 कितना करोगे? 60,000 करोगे ना। कितनी पॉपुलेशन होगी इस देश की,
और उसमें से 135 करोड़ की पॉपुलेशन या 138 करोड़ की पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें से नौकरी कितने लोगों को मिली हुई है? 2 से 5%। सरकारी लगा लो, प्राइवेट, टोटल मिला करके इतने लोगों को नौकरी मिली हुई है। ऑर्गेनाइज्ड जो जॉब हम कहते हैं, उसमें से सुरक्षा एजेंसीज के पास कितनी नौकरियां हैं? चंद नौकरियां। आपका थाना, आप चले जाइए, अगर मैं अपने एग्जाम्पल लूं, मेरा थाना असंध पड़ता है, तो असंध थाने के अंदर 5, 6, 7 चौकियां होंगी। एक चौकी में 10 या 20 लोगों की ड्यूटी होगी। असंध थाने में 100 लोगों की होगी, तो 200 लोगों की होगी। तो ये मान के चलिए कि 200 और 60, 70 यानी कि 300 लोग बस। पॉपुलेशन कितनी है? 2.25 लाख तो वोटर हैं सिर्फ। यानी कि अगर मेरे हलके का आदमी खड़ा हो जाए सड़कों पर, तो मेरा असंध के अंदर आने वाले, थाने के अंदर आने वाले एक सारे के सारे कर्मचारियों से वो रुकने वाले नहीं है। और अगर हर हलके में लोग खड़े हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि करनाल वालों को वो हिसार बुला ले और हिसार वालों को वो करनाल बुला ले। फिर आपके लिए वही लोग रह जाएंगे जो आपके थाने में है। अगर हम पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन कर दें और पूरे देश में कर दें, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बुला लेंगी, सेना भी बुला लेंगे, जो मर्जी चीज करे उनका बुला लेंगे। कहां तक रोक पाएंगे? कितनी गोलियां होंगी इनके पास? 135 करोड़ गोलियां होंगी क्या? हम 3 करोड़ कर्मचारी मान लेते हैं सुरक्षा एजेंसियों के अंदर 138 करोड़ में से, तो 135 करोड़ लोगों को मार देंगे क्या ये गोलियां से? अगर कल को हम खड़े हो जाते हैं, कल को हम अपनी मांगे मांगते हैं और हम कहते हैं कि हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये हमको मरवा देंगे? आपको ये पूछना पड़ेगा इन लोगों से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे पूछे बिना ये सब बर्बादी करने की। आप सब कुछ बेचे जा रहे हो। एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक गांव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4000 की जनसंख्या वाला गांव, अगर 4 या 5 स्कूलों में उस गांव के बच्चे जाते हैं, आप देख लीजिएगा इतने ही जाते हैं। मतलब आपके जो बच्चे हैं, वो जो मोटी फीस देने वाले जो बच्चे हैं, वो बाहर जाते हैं तो 4-5 स्कूलों में ही जाते हैं। 10 स्कूलों में मान लेते हैं अपन, करीब करीब 50 लाख रुपया महीने का हम फीस के तौर पे उन स्कूल के मालिकों को मतलब अर्पण कर देते हैं ऐसे। और बदले में हमें क्या मिलता है? बच्चे को रट्टे वाली एजुकेशन, मां बाप के ऊपर प्रेशर, जिंदगी के लिए कोई तैयार करता हो प्राइवेट स्कूल, किसी भी तरह से हम लोगों को कुछ भी ऐसा मिलता हो जिससे हमें यह पता लगे कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। कितना कॉन्फिडेंट है, कितना आत्मविश्वास है उस बच्चे में, उसके पास क्या स्किल है, क्या वो समाज के अंदर हो रही गलत या सही चीजों का अवलोकन कर सकता है, क्या वो उनके ऊपर बोल सकता है, और अगर वो बोलने में नाकाम है तो लानत है ऐसे स्कूलों के ऊपर। और रियल में मैं लानत भेजता हूं उन लोगों को भी जो इसके लिए होड़ बह जाते हैं कि मेरा बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ता है और मेरा बच्चा सस्ते स्कूल में पढ़ता है। वो इस बात के लिए लड़ते हैं कि महंगा सस्ता क्या है, अच्छा भरा बुरा क्या है। उनको यह भी नहीं पता है कि वो अपने बच्चे को कैसे स्कूल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि किसी स्कूल के अंदर कभी भी इंसान बनाने की बातचीत नहीं होती है, उसको जिंदगी के लिए तैयार करने की बात नहीं होती है। रट्टा रट्टा रट्टा, याद कर लो, पेपर दे दो, एग्जाम दे दो। एक ही गांव के अंदर 4-4 गांव बना रखे हैं हमने। एक गांव है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक गांव है जो गांव के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एक गांव है जो पड़ोस के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, पड़ोस के गांव के प्राइवेट स्कूलों में, और चौथा गांव है जो बड़े एलीट स्कूलों में पढ़ता है। एक छोटा सा और मोहल्ला है जो कहीं हॉस्टल के अंदर बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ता है। वो जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उस बच्चे को नहीं मालूम है कि अमीर जिंदगी कैसी होती है, उनको किस तरह की समस्याएं होती हैं, वो कैसे आदमी होते हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्यों अमीर बने हैं, कैसे बने हैं, उसको नहीं मालूम है। उसको सिर्फ इतना पता है कि पैसा चाहिए होता है अमीरी के लिए। वो जो अमीर का बच्चा है, जो सुबह 6 बजे उठते ही अपने स्कूल बस के लिए तैयार होना शुरू करता है और शाम को 6 बजे आता है,
उस बच्चे को भी नहीं पता समाज के कौन से हिस्से के क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उस गरीब आदमी को, उसे नहीं पता। हम जब छोटे थे, मैं अगर 80 के दशक की बात करूं, इवन 90 के दशक की भी अगर मैं बात करूं, तो भी हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। हमारे गांव के सबसे गरीब आदमी का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है और सबसे अमीर आदमी का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है। किसी के पास पैसे ज्यादा हैं, किसी का ठीक ठाक जुगाड़ है, तो वो अपने गांव के लिए, उस सरकारी स्कूल के लिए, अपनी माँ की याद में, अपने बाप की याद में, अपनी वाइफ की याद में वो कोई कमरा बना देता है, तो गांव का कमरा चल पड़ता है, तो दूसरे बच्चों के वो काम आ जाता है। उसे इससे अच्छा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता था। मौजूदा सरकार ने एक फरमान जारी किया है, आपके बच्चे के लिए बना हुआ स्कूल जो कभी हमारे किसी पूर्वज ने दान में दिया था या गांव की पंचायत ने शामलात भूमि में से काट करके दिया था, जो पहले सरकार, जो पंचायत के नाम हुआ करता था, जो ग्राम पंचायत ने दिया था बच्चों को पढ़ने के लिए, वो स्कूल सरकार अपने नाम करवा चुकी है, उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। और अब एक फरमान आया है, अपने स्कूलों को जो एसएमसी के खाते हैं उनको बेच दो, क्योंकि पहले एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों को स्कूलों से दफा किया गया जिनकी थोड़ी बहुत पहुंच थी, जिनमें थोड़ी बहुत अक्ल थी, जिनका थोड़ा बहुत पैसे की हैसियत थी। उनको उस गांव के स्कूल से काटा गया, क्योंकि वो, उनके बच्चे अगर उस स्कूल में पढ़ रहे होते तो वो कभी इन स्कूलों को बिकने नहीं देते। आज गरीब और अनपढ़ लोगों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आज ये लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, मैंने एक पोस्ट लिखी थी जिसके अंदर मैंने पूरा कैलकुलेट किया था कि पर एकड़ के हिसाब से अगर इतने लाख की जमीन 1 एकड़ के हिसाब से मानी जाए तो स्कूलों की जमीन कितने लाख एकड़ की है जिसको बेचने जा रही है सरकार। ये सिर्फ एक स्कूल की बात कर रहा हूं। जमीन तो बेचेगी, बिल्डिंग तो बिकेगी ही बिकेगी। आपकी सोसाइटी के अंदर सिर्फ वो बच्चे पढ़ेंगे जिनके बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसे वाले, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई, जिस पढ़ाई का खर्चा 2 लाख होता था, वो 20 लाख रुपए है। सरकारी कॉलेजों की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट कॉलेजों में तो 80 लाख और 1 करोड़ का रेट है। जो मैं बात आपको बता रहा था कि 50 लाख रुपया महीना आप उस प्राइवेट स्कूल को दे रहे हो, उस स्कूल का मालिक, प्राइवेट स्कूल का मालिक आप ही के बच्चों का शोषण करता है। जो बच्चे वहां पढ़ाने जाते हैं, जो नौकरी करने जाते हैं, अपनी कोठियां बनाता होता है, जबकि वहां यह साफ साफ लिखा हुआ है कानून के अंदर कि सोसाइटी का पैसा अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं कर सकता वो यूज, लेकिन उसकी गाड़ियां सोसाइटी के नाम होती हैं, उसके घर, उसके बिल कटते हैं, मतलब ईंट के और बजरी रेत के स्कूल के नाम पे, और उसका घर बन रहा होता है कहीं और ही। हमें लगता है स्कूल बहुत प्रॉफिट का धंधा है तो सभी स्कूल खोल लो। स्कूल के नाम पे दे क्या रहे हैं हम लोग अपने बच्चों को? बर्बादी के अलावा हमने कुछ दिया ही नहीं आज तक, प्राइवेट स्कूल ने स्पेशली। इसीलिए स्कूल शिक्षा को सर्विस माना गया, और यही कारण है कि सरकार की यह नियति है कि गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो उसका एक कारण है कि मेरे अंदर इतनी समझ है कि मैं एक कदम से यह पहचान लेता हूं कि अब ये किस तरफ जाने वाले हैं। मैं आज का नहीं बोल रहा हूं, 2012 में बोलना शुरू किया था, 11-12 में निर्भया कांड के बाद हमने बोलना शुरू किया, ज्यादा स्ट्रांगली हमने तब शुरू किया था। अन्ना आंदोलन के दौरान हम लोग गए और आंदोलन में खूब हिस्सा लिया, अपनी तरफ से बसें भेजता था मैं, उस टाइम कोचिंग प्रोवाइड करता था चंडीगढ़ के अंदर। तो उस टाइम पे भी हम लोग बहुत मेहनत करके और जितनी अपने हैसियत होती थी उससे ज्यादा हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दिया करते थे। 2012 की मेरी पोस्ट अभी आई थी अगस्त 2021 के अंदर मेरे सामने कि 9 साल पहले तुम ऐसे बोला करते थे। 9 साल पहले मैंने सपना देखा था कि इस देश का प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, और इस देश का वित्त मंत्री बने अरविंद केजरीवाल, और इसका गृह मंत्री बने किरण बेदी। वो एक फोटो उस टाइम पे वायरल हुआ था, सोशल मीडिया का खेल था वो। हमें उस टाइम नहीं समझ आता था तो हमारे सामने आया, लेकिन हम भी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।
2014 तक मेहनत भी की, कांग्रेस को खुद बदनाम भी किया। 14 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, अपनी पहली ही कैबिनेट में जब उन्होंने पहला फरमान सुनाया कि स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया, मैं तभी समझ गया था कि इस बंदे की नीयत इस देश को बर्बाद करने की है। अब ये कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है। जिस आदमी की नज़र शिक्षा को बर्बाद करने पर पड़ जाए, वो आदमी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके बच्चों के लिए कुछ भी कर देगा। और मैंने उसी दिन से खिलाफत में लिखना शुरू किया था। तब मुझे लोग बहुत नेगेटिव इंसान बोलते थे कि बहुत नेगेटिव लिखता है यार, एक तो प्रधानमंत्री मिला है। और मैं ये कहता था कि बिना शिक्षा का मतलब बेहतरी किए आप एक बेहतर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन जो भी है, उस वक्त अन्ना के आंदोलन की सच्चाई आपको बताता हूं। वो इसलिए जरूरी है बताना कि आपको ये खेल समझ में आना बहुत जरूरी है। आपको ये राजनीति का खेल समझ में नहीं आएगा तो आप फिर लुटते रहेंगे, फिर पिसते रहेंगे, आपको कोई भी आके बेवकूफ बना जाएगा और आप अपने बच्चों की जिंदगी की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है। आपको एक बार ABC आ जाए राजनीति की तो आप फिर PhD कर जाएंगे। लेकिन अभी तक आपको ABC भी नहीं समझ में आएगी, इनका खेल आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सबको पता है, ये मालूम है सबको कि ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सबको पता है कि ये अंदर खाते एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये भी सबको पता है कि जब कोई इनके ऊपर कुछ आंच आएगी तो ये एक दूसरे के साथ देंगे। लेकिन ये नहीं पता कि ये कैसे देते हैं, ये खेल कैसे चलता है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा खेल समझाने की कोशिश करता हूं और फिर इस खेल से आगे क्या होता है फिर मैं वो एक एक चीज बताऊंगा और फिर आप इसका अंदाजा लगाइएगा कि करना क्या है। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन अजीत डोवाल की फाउंडेशन है। वो मीटिंग बुलाती है कुछ लोगों की, जिसमें स्वामी अग्निवेश भी होते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी होता है, जिसके अंदर किरण बेदी भी होती है और रामदेव का नुमाइंदा भी होता है। और ऐसे करके बहुत सारे एक्टिविस्ट, जितने भी एक्टिविस्ट उस टाइम पे समाज के थे, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप ये जो राइट टू एजुकेशन जो अरविंद केजरीवाल लेकर के आए थे, और उस वक्त एक चेहरा भी थे, बहुत बड़ा चेहरा थे, क्योंकि उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। और राइट टू एजुकेशन वाले कानून बनने में जो उनकी भूमिका थी, उसके लिए उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो उनको इकट्ठा करके वो ये लोग बोलते हैं कि आप आंदोलन शुरू करिए और हम उसमें आपका साथ देते हैं। अजीत डोवाल आज के टाइम में NSA है, नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है। संघ ने पैसा, फंडिंग और आदमी देने का वादा कर लिया। रामदेव ने आदमी जुटाए, अग्निवेश ने आदमी जुटाए, आर्य समाज ने आदमी जुटाए, बीजेपी ने आदमी जुटाए, जिनको एक अन्ना मूवमेंट का रूप दे दिया गया। पहले यह आंदोलन अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी जैसे हाथों में था। मनीष सिसोदिया अरविंद के साथ ही रहते थे। कुमार विश्वास मनीष सिसोदिया के क्लासमेट रहे हैं। पहले कभी मतलब एक स्कूल में पढ़ते थे। क्लासमेट है कि छोटे बड़े हैं आई डोंट नो, लेकिन कुमार कई बार बोलते हैं कि छोटा है मेरे से मनीष। तो एनी हाउ, कुमार विश्वास और किरण बेदी की ड्यूटी लगाई जाती है अन्ना हजारे को लेकर आने के लिए रालेगन सिद्धि से, क्योंकि उसी दौरान महाराष्ट्र सरकार के अंदर 2 मंत्रियों की कुर्सी रालेगन अन्ना जी खा गए थे। 2 मंत्री में भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसमें अन्ना हजारे ने उसके ऊपर अपना अनशन किया था विधानसभा के बाहर, और उनके 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। तो वो उस वक्त वहां का एक अच्छा चेहरा थे, उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं था, बेदाग चेहरा था। तो इसका इस्तेमाल इन लोगों ने करने के लिए अन्ना जी को ये लेकर के आए। पूरा गेम प्लान किसका था, फंडिंग कहां से आ रही थी, चेहरा कौन थे और किसको चेहरा बनाया गया, ये बात समझिएगा। अडानी का पैसा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगना था, तो सारे चैनलों को लाखों करोड़ रुपया बांटा गया था।
छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चैनल के लिए। नरेंद्र मोदी अमेरिका की एजेंसी को हायर करता है, उस एजेंसी का मालिक बनता है, यहां रिप्रेजेंटेटिव बनता है प्रशांत किशोर और उसकी टीम। प्रशांत किशोर को पैसा मिलता है अडानी से और उसको फेस बनाने के लिए फेसबुक और ट्विटर एंड अदर जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और पूरे देश के अंदर पहले एंटी कांग्रेस वेव चलाई जाती है और उसके बाद कांग्रेस को डिफेम किया जाता है। और चाहे कोल स्कैम हो, चाहे कॉमनवेल्थ स्कैम हो, चाहे कुछ भी हो, जिसका ऊपर आज तक किसी को कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम घोटाला भी था, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम। तो आप देखिए, ना तो स्पेक्ट्रम घोटाले में किसी को सजा हुई, ना कोल स्कैम में ए राजा बरी हो गए थे, और अभी तक सरकार के पास 7 सालों में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है, जबकि सारे कागज इनके पास हैं कि पिछली सरकार में कोई स्कैम हुआ था। लेकिन उन्हीं स्कैमों के दम पर इनको बदनाम किया गया था। इससे पहली सरकार को बदनाम करा, आंदोलन चला, घर घर टेलीविजन में आंदोलन दिखाया गया। वो आंदोलन प्रायोजित आंदोलन था, जहां पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी बाहर की कंपनियों ने ले रखी थी। किस शर्त पर ले रखी थी? 2012 से ट्रेनिंग चल रही थी नरेंद्र मोदी की, 11 से 14 के लिए प्रोजेक्ट करने की तैयारी। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितना तहलका मचाया गया, कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया गया, लोगों के अंदर एक जुनून था देशभक्ति का, देश को बचाने का एक आह्वान किया गया, और देश के लोगों ने दिन रात एक करके एक आंदोलन को ऐसा बनाया कि वो आंदोलन घर घर, चौराहे चौराहे तक पहुंच गया। तिरंगा हर हाथ में था और लोग पागलों की तरह एक ऐसे इंसान की इंतजार कर रहे थे जो उनको इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए, जो उनके बच्चों के लिए अच्छी और बेहतर पॉलिसीज बनाए, जो उनको कुछ इस तरह का रास्ता दिखाए जो वो उम्मीद करते हैं अपने बच्चों के लिए। क्या सचमुच ऐसा हो पाया? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी वादे पर आए हो लड़ करके, अगर आपने कोई वादा किया है समाज के एक हिस्से से, तो आपको वो वादा पूरा नहीं करने पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या नरेंद्र मोदी साहब ने इस्तीफा दिया? और फिर आप देखिए, आज का किसान आंदोलन देख लीजिए और उस वक्त का वो अन्ना आंदोलन देख लीजिए, वो कितने दिन चला था और अपना आंदोलन कितने दिन चला है। तब मीडिया में क्या कवरेज थी, आज मीडिया में क्या कवरेज है। देश के लोगों ने ये उम्मीद की थी कि नरेंद्र मोदी साहब आपके बच्चों के लिए एक ऐसी पॉलिसीज तैयार करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला कि आपसे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हों उनकी बातचीत ही ना हो, उनसे रिलेटेड डिस्कशन ही ना हो, इस तरह का माहौल तैयार किया गया और सरकार से सवाल पूछने वालों को ही देशद्रोही साबित कर दिया। आंदोलन बहुत जरूरी होता है देश के लोगों के लिए, ये जिंदा रहने के लिए, या नुमाइंदों को, अपने सरकारी नुमाइंदों को ये बताने के लिए कि आप हमारे नुमाइंदे हो, आप हमारे मालिक नहीं हो। मैं जो आपको बात बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल और जब मनीष सिसोदिया जब इस आंदोलन के अंदर आगे बढ़ते हैं और बाद में अन्ना जी से पूछा गया कि आप चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे, तो अरविंद केजरीवाल का ये मत था कि बिना गंदगी में उतरे नहीं साफ किया जा सकता, और अन्ना जी का ये मत था कि नहीं, हमें बाहर से रह करके ही इस मूवमेंट को चलाना चाहिए और हमें एक सिविल सोसाइटी के तौर पे काम करना चाहिए। अब क्या होता है कि जो बीजेपी के प्लांटेड लोग थे वो लोग भाग जाते हैं और अरविंद और उसकी सेना जो ये यकीन करती थी कि जो उनको चुनाव लड़ना चाहिए वो लोग रह जाते हैं और इस तरह से आम आदमी पार्टी का गठन होता है। बीजेपी पहले दिन से अरविंद केजरीवाल के बहुत खिलाफ दिखती थी कि उनको ये दुख था कि पैसा हमने फंडिंग किया, सारा कुछ हमने लगाया और मजे ले गया ये। तो इस बात पे उसको मौका परस्त भी कहा कुछ लोगों ने अरविंद को, कुछ लोगों ने कहा कि ये सियाना था, कुछ लोगों ने कहा ये बी टीम था। फिर बीच में अरविंद के कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी
कि चाहे चुनाव लड़ने का तरीका हो, चाहे फिर उसके बाद कांग्रेस का समर्थन लेना हो, वो इतना डेस्परेट होकर कांग्रेस के समर्थन के लिए दौड़ा, लालू के साथ भी गया, जिससे लोगों को लगा कि ये भी इन्हीं के जैसा हो गया है और ये भी इसी राजनीति का हिस्सा बन गया है। तब भी मैं अरविंद के साथ था। मैं इस बात में यकीन करता था कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो डिसाइड करना कि उसे किसका समर्थन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एक बहुत बड़ा विषय था, और ये उस वक्त का सबसे डेस्परेट मतलब डिसीजन हो सकता है अरविंद केजरीवाल का, जब वो ये कह रहा है कि हम समर्थन लेने को और देने को तैयार हैं जो भी शख्स नरेंद्र मोदी को हरा रहा है। और ये बहुत जरूरी था उस वक्त। काश कि उस टाइम पे अपने देश की जनता को ये समझ में आता और वो इस बारे में बातचीत करना शुरू करती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उस वक्त अगर शुरू करती भी तो भी जनता को समझ में नहीं आने देना था लोगों ने। किन लोगों ने? जो लोग आपके दिमाग के ऊपर चढ़कर बैठे हुए हैं। आपको नहीं मालूम है कि आप वही सोचते हैं जो आपसे सोचने के लिए कहा जाता है। डायरेक्टली नहीं कहा जाता है, इनडायरेक्टली। याद करिए, आपसे कोई पूछे क्या चल रहा है तो आपका क्या जवाब होता है ना? वही चल रहा है भाई। कुछ लोगों ने बदला उसको, लेकिन आमतौर पे मैक्सिमम लोगों ने वही बोला। जो डायलॉग उधर से आ रहा है वही आपको बताया जा रहा है। ये चेक करने के लिए होता है कि ये लोगों के दिमाग पर कितना असर करता है। एडवर्टीजमेंट क्यों चलती है इतनी ज्यादा बार? क्यों बार बार दिखाना पड़ता है? क्यों ऐसा होता है कि आप गूगल पे एक वर्ड सर्च करते हो और फिर उसके बाद फेसबुक पे और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और गूगल पे आपके सामने उसी तरह की चीजों की एडवर्टाइजमेंट आने लग जाती है। आप शू लिख दीजिए, लेदर शू, आप फेसबुक खोलिए, आपको वहां पे लेदर शू मिलेगा। ऐसा कैसे? वो इतने इंटेलिजेंट है कि आपके एक क्लिक को भी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह से उलझा के रखना है। फलाने ने फलाने को पेला, ऐसे करके इस टाइप के तो वीडियोस आपके सामने रोज आते हैं ना, रेगुलर है। अडल्ट लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को या बाकी लोग देख रहे हैं, मैं इस बात का मतलब समझते हैं ना आप लोग? क्यों भाग रहे हो सच्चाई से? क्यों भागे? आपको दिखाया जाता है, आपके यूथ को बर्बाद किया जाता है। दिन में 2 घंटे इस तरह की सीरियल्स देखने से एक तो गूगल वालों को पता चल रहा है कि ये वेला बंदा है, दूसरा उसको पता लग जाता है कि इसका इंटरेस्ट इस तरह की चीजों में है। फिर काहे को देश निर्माण की बात करेंगे भाई? क्या जरूरत पड़ी है? उसी यूथ के पास ऐसे लोगों को भी तो भेज, उनका फोन नंबर सब अवेलेबल होता है, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाते हैं। अपने आप आपको नशे की डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी, अपने आप आपको एस्कॉर्ट सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा खेल है, आपको समझ में आना चाहिए। भाई आपा ने न्यू देख लिया कि सरकार हमारे लिए के काम करने लग रही है, क्या हमने चाहिए था, हमारी जिंदगी किस तरफ जाने लग रही है और हमारा फर्ज के है। बच्चों अगर चल रहा है जो ठीक तो चल रहा हो, फिर तो ना मेरी जरूरत भाई, ना आप लोगों की जरूरत, फिर तो किसी की जरूरत नहीं। जो चल ठीक रहा हो तो, और जब ठीक ना चल रहा हो तो फिर अपन इस बारे में कोशिश करनी पड़ेगी कि वो ठीक क्यों कर चलेगा। क्योंकि अपन वो प्रयास तो अपन करने पड़ेंगे ना। जब अपने हालात ठीक हो, अपने बालका खातर, अपने बच्चों की लड़ाई तो अपन लड़नी पड़ेगी। और कौन लड़ेगा हमारे बालका की लड़ाई हमारे खातर? भाई हमारे बच्चों की लड़ाई मन नहीं सला गया है, अपन खुद लड़नी पड़ेगी और कोई नहीं लड़ेगा। मतलब ये मान के चलो कि जय इस देश का नेता हमारे खिलाफत हो जाए, जिस देश का नेता जब हमारे खिलाफ हो जाए, फिर आप किसके जाके लागेंगे भाई? किस तो पूछ जाएंगे? कौन है जो मार तो पूछेगा? कौन है जो हमारे लिए सवाल उठा होगा? या रेल आ गई,
तो भाई पहले तो न्यू देख लो कि इनके के फर्ज होया करे और वह फर्ज ये ठीक ने बारे हैं नहीं ने बारे हैं। जब ये ठीक तो ना कर रहे हो, फिर हमारा फर्ज है अपने नुमाइंदे ने यो समझाने का भाई तू गलत कर रहा है और तन्ने यो काम नहीं करना चाहिए। जैसे अब होता क्या है, सरकार क्या होती है, सबसे पहले तो अपन निबेरा होना चाहिए सरकार क्यों है। सरकार होया करे हमारे नुमाइंदे, हम बताओगे उन तरीके काम करना है और वो हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आजकल भाई उदाहरण के तौर पे आजकल किसान आंदोलन चला हुआ है। हर एक गांव में एक कमेटी बन रही है। वह कमेटी बताओगी कि भाई क्या ट्रैक्टर जाओगे, कितना कितना रुपया हिस्से में आओगा, कौन ड्राइवरिंग करेगा, कौन उड़ जाके संभालेगा, किसके हिस्से दूध है, किसके हिस्से चाह, किसके हिस्से लस्सी है, किसने पैसे इकट्ठे करके लाने हैं। तो जब यो सारा कमेटी निर्णय ले ले उसके बाद काम करने वाले लोग हैं, न्यू सरकार होया करें। सरकार मारे चुने हुए लोग हैं, जो वे करन लाग रहे हैं उसका यो मतलब है कि हमने बता रखा उन तनु करना है, और जय हुए वो काम ना कर रहे हो जो हमने बता रखा हो, या वो काम कर रहे हो जो हमने ना बता रखा हो, तो हमारा फर्ज है उनने सीधा करना, उन तक बताना कि ना भाई यो काम नहीं चलेगा, यो ड्रामा नहीं चलेगा। हमारा नुमाइंदा है तो जो कराम कहेंगे हमारे हिसाब से पॉलिसी बनेगी, हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से चलेगी, ना कि तेरे हिसाब से। सरकार मालिक नहीं होया करती, सरकार नौकर होया करे, उसने उस नौकरी के पीछे मिला करे और 5 साल हमारे लिए काम करा, उसके बदले में उसने जिंदगी भर पेंशन मिला करे, सारे अस्पताल में फ्री उसका इलाज होया करे, सारी जगह उसकी सीट रिजर्व होया करे, सारे सरकारी रेस्ट हाउस में उनके लिए कमरे बुक होया करे। तो न्यू ना मानियो कि भाई वह फ्री में काम करे हैं, तनख्वाह ले हैं बकायदा और हमारे नौकर हैं वे। और प्रधानमंत्री ने यह बात आंदे कही थी, हालांकि वह बात जवाहरलाल नेहरू की कई हुई बात की नकल थी कि मैं प्रधान सेवक बना लो मने। कदे चौकीदार बने था, कदे प्रधान सेवक बने था, क्योंकि वो बताव था कि असलियत में तो मेरा फर्ज जो है वो यो है चौकीदारी का है कि थारी जो संपत्ति है, तारा जो जितना भी इस देश के अंदर अमला है उसकी रक्षा करना मेरा काम है और उसको बढ़ाना मेरा काम है। हमारे बालका की जिंदगी को बेहतर बनाना मेरा काम है, उसका प्रधानमंत्री का या जो भी पॉलिसी मेकर है, चाहे मेंबर पंचायत से लेकर के फिर चाहे ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है या विधान परिषद है, विधान सभा है, लोकसभा है, जितने भी जो भी आपके पास ऐसे तंत्र हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका पर्पस है हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना। और हम एक आदमी चुनकर वहां भेजते हैं, हमारा नुमाइंदा के इस एरिया के इतने लोगों का ये नुमाइंदा है। हर लेवल पे अपने पोस्ट बनी है, चाहे एमएलसी का अलग खेल है, एमएलए विधानसभा के लिए अलग है विधानसभा, और जिला परिषद का अलग है कि इतने गांवों के जिला परिषद के ये काम हिस्से में आए और इनको करने के लिए किस तरह से होगा वो जिला पार्षद चुना जाएगा, इसी तरह से ब्लॉक समिति का मेंबर चुना जाएगा, इसी तरह से ग्राम सभा का ग्राम पंचायत का मेंबर चुना जाएगा। तो ये जो काम होते हैं ये हमारी इजाजत के बिना अगर हो रहे हैं तो गलत हो रहा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए क्या पिछले 7 सालों में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर वो सही तो हो रहा है और आप चाहते हो कि वही हो फिर तो ठीक है, फिर इससे आगे की वीडियो आपके काम की नहीं है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका नेता आपकी बड़ी कॉपी होता है या आप अपने नेता की कॉपी होते हैं। अगर आपका नेता तड़ी पार है, अगर आपका नेता आदमखोर है, अगर आपका नेता ऐसा है जिसकी कुर्सी लाशों के ढेर पे रखी है, तो इसका मतलब आप सैडिस्ट हैं। अगर आपका नेता अच्छे काम करने वाला है तो आप दुनिया की भलाई चाहते हैं। यकीन करिए, आप यकीन मानिए, आज के वक्त
जो आदमी किसी तड़ी पार को अपना आका मानता है, किसी ऐसे आदमी को अपना नेता मानता है जिसकी कुर्सी लाशों के ढेर पर है, वो आदमी अपने आसपास के लोगों को दुखी देख करके बहुत खुश होता होगा। नहीं तो वो जिंदगी में किसी ना किसी के प्रति जहर उगलता ही होगा, चाहे किसी जात वाले के प्रति उगलेगा, चाहे किसी धर्म वाले के प्रति उगलेगा। ये तय है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका नेता आपने चुना ही ये सोच करके है कि आप कैसे हो। आपको ये समझना होगा, क्या आप सचमुच वैसे हो? क्या आप सचमुच वैसे बनना चाहते हो? क्या आप अपनी औलाद को अपने के जैसा देखना चाहते हो, या इसी हालात में जिंदगी गुजारना चाहते हो उसकी, या उससे कुछ बेहतर करवाना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा खुशी खुशी रहे, अगर आपका बच्चा शांति से रहे, प्रेम से रहे, अपने आसपास के लोगों के बीच सुरक्षित महसूस करे, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चे के लिए आपको सुरक्षित महसूस हो ये समाज, क्या आप ऐसा चाहते हो कि आपको हर समय इसी बात का डर लगा रहे कि मुझे हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा? क्यों हम ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते? क्यों हम ऐसा समाज नहीं बना सकते कि मैं हूं या ना हूं, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे? कम से कम पीछे से जो भी लोग हों वो कम से कम इसकी रोजी रोटी का इंतजाम तो कर ले। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, तो बाकी बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम कहां हो रखा है? तो क्यों नहीं हो रखा? बड़ा सवाल यह है कि क्यों नहीं हो रखा। और इसके लिए दो रास्ते हैं, या तो हम पिछली सरकारों को कोसते रहें, या मौजूदा सरकार से सवाल पूछें। इसके अलावा एक तीसरा रास्ता भी निकल के आता है कि हम कुछ ऐसा करें कि कुछ बेहतर हो इससे जो हो रहा है। क्योंकि पिछली सरकारों को हम देख चुके हैं, मौजूदा सरकार को 7 साल से देख रहे हैं, और आने वाली सरकार के लिए हमारे पास कोई निश्चित प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या ये ऐसे जो चल रहा है ऐसे ही चलते रहें, या इस पॉइंट को, इस बिंदु को, या इस कार्यक्रम को, इस घटना को और इस जो हो रहा है इसको समझने की कोशिश करें? आपको समझना बहुत जरूरी है, आप अपना नेता चुनते कैसे हैं, उसके चुनने की प्रक्रिया कैसी है। क्या वो आपने चुना है, या आपको मजबूर किया गया है उसे चुनने के लिए? जैसे कुछ डायलॉग्स मैं आपको बताता हूं कि भाई सारे एक जैसे हैं, इससे तो ये बढ़िया है, ये जात का जीतेगा, इस धर्म वाले की ज्यादा वोट है, इसको देके क्यों वोट खराब करने? वोट खराब करने वाला खेल, जात धर्म के नाम पर वोट देने वाला खेल। देखते हैं कौन ज्यादा पिलाएगा, देखते हैं कौन क्या करेगा, हमारी गली कौन बनाएगा, हमारे लिए सड़क कौन बनाएगा। ये वाली सड़क जो बनाएगा हम तो उसको वोट कर देंगे। एक सड़क हम ये देख ही नहीं पाए कि वो सड़क बनवाना हमारा काम नहीं था, हमारा काम था उससे इस तरह की पॉलिसीज बनवाना, इस तरीके की पॉलिसीज बनवाना कि आने वाले वक्त में सड़कें भी समय पर बनती रहें, और जो सड़क बनी हुई है उसका रखरखाव भी ठीक से हो पाए। आपको ट्रेन दिखाते हैं, क्योंकि अभी पीछे से ट्रेन आएगी टनल में से निकल करके, और वो लोग मेरे ख्याल से समझेंगे इस पॉइंट को कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है। हो सकता है कि वो हमें नोटिस भी करें और हम भी उनको नोटिस करें। तो ये गिम्बल का बड़ा फायदा है कि अपने आप से वो, जब मैं इधर होता हूँ तो वो इधर हो जाता है, अपने आप से इधर। मैं सिंगल हैंडेड इसको हैंडल कर रहा हूँ। और देखिए आप, आवाज़ तेज हो गई होगी, पर अभी मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ कि ये कितना कारगर है अगर हम इसको आवाज़, ये आप देख सकते हैं। आप देखिए, ये आई है ट्रेन, निकल के आई है।